नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य साकेत कुमार पुनः आप सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के समय में हम प्रकृति से बहुत ही ज्यादा दूरी बना चुके हैं। शायद यही कारण है कि इतनी स्वास्थ्य सुविधाएं होने के बावजूद भी हमारे बच्चों से लेकर वृद्ध आयु तक हमारे स्वास्थ्य का जो मानक है, स्वास्थ्य का जो पैमाना है, वो धीरे धीरे डिमोराइज हो रहा है, नीचे आ रहा है, उसका पतन हो रहा है। वो ग्राफिक्स की तरह इतना उसका स्तर नीचे प्रतिदिन गिर रहा है कि हम देखते हैं कि बच्चा मां के गर्भ से निकलते ही बीमारी की स्टेज में पहुंच जाता है और जब तक वो मृत्यु पर्यंत रहता है तब तक वो रोगों से ग्रसित होता है। कहीं ना कहीं हम कुछ तो चूक कर रहे हैं। इस पर चर्चा जब करते हैं तो निश्चित रूप से यह ध्यान में आता है कि कहीं हम प्रकृति से दूर निरंतर जा रहे हैं। आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य ने हमको इतना घेर लिया है कि हम नेचुरल रहने को अपनी मानसिकता छोटी इंगित कर देते हैं, उसका आधार बता देते हैं कि हम देहाती हैं या हमारी छोटी मानसिकता है, अगर हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अपने आप को नहीं ढाल पाते। और इसके लिए जरूरी हो जाता है कि हम प्रकृति से दूरी बना लेते हैं। शायद यही कारण है कि हमारे पास इतने क्लिनिक्स हैं, इतने हॉस्पिटल्स हैं, इतने एम्बुलेंस सेवा है, इतनी इमरजेंसी सेवा है और यहां तक कि इतने हेल्थ सेक्टर में दिन प्रतिदिन विकास होता जा रहा है। उसके बावजूद भी हमारी जो निजी हेल्थ है, निजी स्वास्थ्य है, वो डिक्रीज होता जा रहा है। आज से कम 20 से 30 साल पहले समाज में अस्वस्थता का प्रमाण इतना नहीं था, लेकिन आज इन सब हेल्थ सेक्टर का प्रमोशन होने के बावजूद, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ होने के बावजूद हमारे समाज में अगर इलनेस या सिकनेस की वृद्धि होती है तो ये एक चिंता का विषय है। इस चिंता के विषय पर जब मैंने अध्ययन किया, जब मैंने विचार किया, तो शायद एक ही मूल बात आई कि हम कहीं ना कहीं प्रकृति से निरंतर दूर हो रहे हैं, नेचर को हम छोड़ रहे हैं। इसी नेचर को, प्रकृति को आयुर्वेद में सद्वर्त कहा गया। इंद्रिय उपकरणीय अध्याय चरक संहिता जब महर्षि चरक द्वारा लिखी गई, सुसंस्कृत की गई, तब उन्होंने इस चीज का ध्यान रखा होगा कि हमारी संपूर्ण हेल्थ, जिसके 4 पायदान होते हैं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ, हम साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर से घिरते जा रहे हैं। आज हम जहां शारीरिक रोग भी है, उसके साथ साथ हम मानसिक रोग से भी निरंतर निरंतर ग्रसित होते जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में जरूरी हो जाता है सद्वर्त का पालन किया जाए। महर्षि चरण ने उस समय की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक अनादिकाल तक, एक सनातन काल तक जो सदा कंसेप्ट, प्रिंसिपल और सिद्धांत सत्य रह सके, इसका पालन करने के लिए सद्वर्त का उल्लेख किया है। बहुत बड़ा टॉपिक है, विस्तृत टॉपिक है, जहां साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से लेकर मेंटल डिसऑर्डर, एंजाइटी, डिप्रेशन और फिजिकल रोग जो हमारे शारीरिक रोग हैं, सभी के उन्मूलन के लिए, प्रकृति से जुड़ाव को स्थापित करने के लिए सद्वर्त को सुसंस्कृत महर्षि चरक ने किया। सद्वर्त के इस टॉपिक में कुछ मैं थोड़े से पॉइंट बताऊंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो होती है। कुल मिला के इस वीडियो का जो सार है वो प्रकृति से जुड़ाव है और सद्वर्त का पालन है। आजकल जो नई जनरेशन है वो आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी दाढ़ी रखती है, बड़े बड़े लंबे लंबे हेयर रखते हैं। इसको वो जो है एक अच्छा फैशनेबल ट्रेंड कहकर मेंटेन करते हैं। लेडीज वर्ग में बड़े बड़े नाखून रखे जाते हैं। आजकल तो नेल को लेके प्रोफेशन भी बन गया है, आर्टिफिशियल नेल को चिपकाया जाता है। छोटी छोटी लड़कियां जो 7वीं 8वीं की हैं, लंबे लंबे नखून कर अपने आप को फैशनेबल ट्रेंड के अंतर्गत अपने आप को व्यवस्थित करती हैं समाज में। तो मित्रों, सद्वर्त का पालन करने के लिए स्पष्ट आयुर्वेद में यह कहा गया है कि एक पक्ष में 3 बार यानी कि 15 दिन में कम से कम 3 बार आपको केश यानी कि बाल, दाढ़ी और नख यानी कि नाखून काटते रहना चाहिए। हो सकता है आप बाल एक पक्ष में 3 बार ना काट पाए, लेकिन जो लड़के दाढ़ी न रखते हैं तो उस आयुर्वेद में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं निषेध कहा गया है। तो 15 दिन में कम से कम नाखून अपने बच्चों के चेक करिए, अपने बच्चों के बाल चेक करिए, और अगर आपका बच्चा दाढ़ी रखता है और नवयुवक है तो मेरी राय यह है, एक आयुर्वेदाचार्य होने के नाते उसको जो है उसको प्रेरित कीजिए कि वो साफ सफाई रखे, उनको कटवाए। दूसरी चीज, भोजन करते समय मधु, दही और नमक थाली में ना छोड़े। सद्वर्त का पालन करते हुए इसके पीछे भी कहीं ना कहीं कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट क्या है, हर विषय पर मैं बोलना संभव नहीं है, लेकिन जरूर बताऊंगा कभी ना कभी।
इन चीजों के अतिरिक्त भोजन की थाली में कुछ ना कुछ भोजन खाने के बाद छोड़ देना चाहिए। याद रखिए, ये एक मिथ है कि खाने को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन आयुर्वेद के दृष्टिकोण से यह कहा गया है कि आप भोजन करते हुए थोड़ा सा अन्न या थोड़ा सा आहार, दही, मधु और नमक के अलावा थाली में जरूर छोड़ दें। तीसरा पॉइंट, मैथुन यानी कि सेक्स, जो आज कलयुग का एक मुख्य विषय है। हर कोई सेक्स पर चर्चा करना चाहता है, हर किसी की प्रायोरिटी सेक्स है। सेक्स ना हो गया कि जीवन हो गया। बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं, संतानोत्पत्ति के लिए वेदों में कहा गया है, और मैं इसको निरंतर गलत भी नहीं मानता अगर आप मैथुन करते हैं। लेकिन सदव्रत का पालन करते हुए यह कहा गया है, प्रातःकाल और सायकाल यानी कि मॉर्निंग सेक्स एंड इवनिंग सेक्स, ड्यूरिंग इवनिंग, सायकाल आपको सेक्स नहीं करना चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए। कुछ आयुर्वेद के कंसेप्ट से, वेदों के कंसेप्ट से कुछ तिथियां बताई गई हैं जो विशेष तिथि है, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, प्रतिपद, एकादशी इत्यादि भी जो विशेष तिथियां हैं, इनको भी मैथुन ना करे तो ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप जानू कहते हैं घुटने को, ये एक प्रकार का मर्म भी है, तो हमारा जो घुटना है उसको आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी में जानू कहते हैं। तो जानू को यानी कि घुटनों को अगर लंबे समय तक स्वस्थ रखना है तो उगड़ू ना बैठे। आपके जानू की जो हाइट है, यानी कि घुटने की जो हाइट है, उससे ऊंचा ही आसन होना चाहिए बैठने का, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। यानी जो लोग पटरी पर निरंतर बैठ के रहते हैं, या जिनकी हाइट पटरी की इतनी हो कि वो घुटने से नीचे आ रहा हो उसका लेवल, तो ऐसे आसन पर ना बैठे। इससे आपके कार्टिलेज डैमेज होता है, कहीं ना कहीं वात प्रकोपित होता है, और आपको धीरे 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 संधिवात रोग भी हो सकता है। निरंतर पैर को मोड़कर या घुटनों को ऊपर करके ना बैठे, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं संधिवात की निदान या वात प्रकोपन सिद्धांत रहता है। कोशिश करें हल्का फुल्का मूवमेंट देते रहें, और पैरों को ज्यादा लटकाए भी नहीं, और लंबे समय तक पैर को मोड़ के भी ना बैठे। इसके साथ साथ आयुर्वेद में और भी चीजें कही गई हैं, जैसे प्रतिदिन अपने मस्तक पर, सिर पर, कान पर और पैरों के तलों में या पैरों पर तेल लगाएं। ये तेल आपकी स्किन को कंट्रोल करता है, स्किन की हेल्थ को कंट्रोल करता है, आपके शरीर में प्रतिदिन जो वात बढ़ता है उसको कंट्रोल करता है। भोजन के बारे में सद्वर्थ का पालन करते हुए ये हमेशा रखें कि अपने बच्चों को सिखाए कि बेटा, जो भोजन करते से पूर्व, और हम में भी ये कमियां हैं, और मैं निजी तौर पर भी मेरे अंदर कमी है, मैं भी सुधार का प्रयत्न करूंगा। कोई भी भोजन को पूजनीय मानकर भोजन की पूजा करते हुए आप एक मंत्र का जाप करें, उसी के बाद भोजन का सेवन करें। अपने बच्चों में ये संस्कार स्थापित कीजिए। तो सद्वर्थ के पालन में कुछ चीजें स्पष्ट की गई है। अध्ययन करने पर भी सद्वर्थ के पालन में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी कहा गया है कि वो सायकाल ना पढ़े। शाम के समय भोजन, अध्ययन और मैथुन, तीन चीजें निषेध कही गई है। यानी कि इवनिंग सेक्स निषेध कहा गया है हेल्थ ऑफ पॉइंट व्यू से। भोजन जो लोग शाम को ही कर लेते हैं वो भी निषेध कहा गया है। भोजन का काल रात्रि काल ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिन में जो आपने आहार लिया है उसको पाचन करने के लिए, पूर्ण रूप से डाइजेस्ट होने के लिए एक समय अवधि की आवश्यकता होती है। तो अगर आप दोपहर को लंच ले रहे हैं और उसके बाद सायंकाल में आप फिर दोबारा डिनर ले रहे हैं, तो वो आपके शरीर में वात का प्रकोपन करेगा, त्रिदोष को धीरे धीरे बढ़ाएगा और आम की उत्पत्ति होगी। तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं ये इंगित किया गया है कि मैथुन, भोजन और अध्ययन यानी पढ़ाई भी ना करें। जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए बहुत रुचिकर चीज बता रहा हूं। बच्चों की ज्ञान इंद्रियों पर आवश्यकता से अधिक दबाव महर्षि चरक ने इंद्रिय उपकरणीय अध्याय में सद्वर्थ का पालन करते हुए निषेध कहा है। यानी आजकल जो ट्रेंड चल रहा है मार्कपैथी का, 99.99% से लेकर एबो 95, आप अपने बच्चे को संतुलित कर ही नहीं पाते, बैलेंस कर ही नहीं पाते। आप उसकी ज्ञान इंद्रियों पर, आप उसकी बुद्धि इंद्रियों पर, आप उसके 5 सेंसेस पर इतना ओवरलोड डाल रहे हो कि कहीं ना कहीं बच्चे का संपूर्ण रूप से साइकोलॉजिकल विकास रुक जाता है। फिजिकल तो सत्यानाश हो ही रहा है, उसके अंदर साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आ जाते हैं, वो इरिटेंट हो जाता है, सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है, डिप्रेशन में चला जाता है, एंजाइटी में चला जाता है, फोबिया में चला जाता है, और आपको वो चाह के भी नहीं बता पाता। तो ऐसी अवस्था में मेरा आपसे सभी गार्जियन से निवेदन है कि आयुर्वेद के सद्वर्थ का पालन करते हुए इस पॉइंट को महर्षि चरक ने विशेष कह दिया गया है कि आवश्यकता से अधिक बुद्धि इंद्रियों का इस्तेमाल ना करें, उन्हें रेस्ट की आवश्यकता होती है। आजकल थोड़ा मोबाइल कल्चर है,
उसमें भी बुद्धि इंद्रिय का आप ज्यादा उपयोग करते हैं, नेत्र का ज्यादा उपयोग करते हैं, थोड़ा सा उसको टाइम को कम करने की कोशिश कीजिए। तो आज की जो वीडियो थी मुख्यतः सदवर्थ पे थी। नंगे पैर चलने के लिए बिल्कुल मना किया गया है। जो लोग ये कहते हैं कि नंगे पैर चलने से स्वास्थ्य अच्छा होता है, तो पादुका धारण को विशेषतः कहा गया है कि जरूर करें और जरूर करें, ये आवश्यक है। कहीं ना कहीं आपको जो है इन चीजों की सदवर्थ, ये सामान्य छोटे छोटे पॉइंट हैं, लेकिन बच्चों में अगर आप कहें, मेरा आपसे निवेदन है, गार्जियन से निवेदन है कि इन चीजों को, छोटी छोटी बातों को जरूर अपने बच्चों में भी डालें और अपने में भी डालें। और हमें भी, मेरे में भी निजी तौर पर कमियां हैं, तो मैं भी इनमें परिवर्तन करूंगा अपने जीवन को लेके। तो ऐसी अवस्था में मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं। सदवर्थ एक बहुत विशाल पॉइंट है और इस पर प्रत्येक बिंदु पर अगर बताऊंगा तो मुझे कम से कम 100 वीडियो चाहिए। लेकिन आज कुछ सेलेक्टेड 4 से 5 पॉइंट मैंने बताए हैं, उन चीजों को आप देखिए, समझिए और अपने बच्चों के जीवन में अप्लाई कीजिए। और जो मार्क पैथी है, जिसको आप कह रहे हैं कि मेरे बच्चे के 99% आए, मेरे बच्चे के 98% आए, इस भ्रम से निकल जाइए कि मार्कशीट उस बच्चे का विकास निर्धारित करेगी, उस बच्चे का जीवन निर्धारित करेगी, उस बच्चे का आगे भविष्य निर्धारित करेगी। बच्चे को थोड़ा स्वतंत्रता दीजिए, उसकी सेंस ऑर्गन को डेवलप करने में मदद कीजिए, उसके सेंस ऑर्गन पर ओवरलोड ना कीजिए। अध्ययन का भी बताया गया है, मैंने एक काल बताया है, अध्ययन का भी 2, एक विशेष तिथि और सायकाल, इसमें ना करें। इसके अलावा भी कुछ बताया गया है मैंने कि बच्चों के लिए अध्ययन का एक प्रायोरिटी टाइम बताया गया है आयुर्वेद में, उसी टाइम पर करें। इसके अलावा त्याग दें, उस समय अपने आप को फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें, क्योंकि अगर उस समय भी आप ट्यूशन से लगाते हैं, उस समय भी अध्ययन करते हैं, तो आपकी जो स्मरण शक्ति है उसका ह्रास होता है। तो मित्रों, इसी तरह जुड़े रहिए। जो भी मेरे पास ज्ञान होगा, जो भी मेरे को आज तक सीखा गया हो, जो मेरा अनुभव होता है, सिर्फ वही शेयर करता हूं। किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति मेरी वीडियो में नहीं होती। और शायद इसी कारण मैं अपने जमीर को जवाब दे पाता हूं, अपने कॉन्शियस को जवाब दे पाता हूं कि मैं आयुर्वेद को जीने में आपकी मदद करता हूं और खुद की भी मदद करता हूं, स्वयं की भी मदद करता हूं। मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर वगैरह वगैरह, सब्सक्रिप्शन जो आजकल अनुरोध किए जाते हैं वो कीजिएगा, प्रमोट कीजिएगा। इस तरह की और आने वाली वीडियो के लिए मैं जरूर बताऊंगा कि घुटनों की देख रेख कैसे करें। जल्दी इस वीडियो पे होगा। कुछ औषधियों का भी नाम लूंगा, एकल औषधियों का, लेकिन फिर भी आयुर्वेदाचार्य और वैद्य की सलाह के बगैर उन औषधियों का सेवन ना करें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन फिर भी अवेयरनेस के तौर पर एक अगली वीडियो में बताने वाला हूं कैसे आप लंबे समय तक अपने घुटनों को की केयर कर सकते हैं, घुटनों को मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, मैं वैद्य साकेत कुमार आप सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। नमस्कार।